स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे राज्य की सेना दूसरे राज्य में युद्ध में उलझी थी, तब आपने हमारे राज्य की धन संपदा को लूट लिया। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी धन संपदा को वापस करें और एक अच्छे राजा की संज्ञा प्रदान करें। इतनी बात सुनकर कुटिल हंसते हुए कहता है, हम तो तुम्हारे राजा से डर गए। तभी कड़क आवाज में राजा कुटिल कहता है, जाओ अपने राजा से कहो, हम किसी भी संपत्ति को वापस नहीं करेंगे और अपने बुद्धिमान पुत्रों का कहा मान ले, वरना जान से भी जाएंगे। जाओ। बलराम कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आज से तीसरे दिन युद्ध के लिए तैयार रहें। महाराज शैवीर का आदेश है, यदि आप चंदेरी राज्य का धन वापस नहीं करते तो युद्ध होगा। कुटिल कहते हैं, हम तैयार हैं। कनिष्क अपनी पाठशाला में तलवारबाजी कर रहे होते हैं। तभी बलराम यह खबर महाराज कनिष्क को बताते हैं कि राजा कुटिल ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कनिष्क मुस्कुराकर सेनापति बलराम को सेना को तैयार करने का आदेश देते हैं और कनिष्क पिता से मिलने उनके कक्ष में चल देते हैं। कनिष्क अपने पिता को सादर प्रणाम करते हुए उनके बगल में बैठ जाते हैं। तभी पिता कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, बड़ा शांत हो। कनिष्क कहता है, पिताजी, राजा का कार्य कितना बड़ा है और उससे बड़ा सैनिकों का जो अपने राजा के लिए लड़ मरते हैं। पिता कहते हैं, बातों को गोल मोल मत घुमाओ, क्या हुआ। कनिष्क कहता है, पिताजी, राजा कुटिल युद्ध करना चाहता है। उसके इस निर्णय से कितने सैनिक मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे। तभी शैवीर कहता है, बेटा, जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने सब में अच्छाई डाली, लेकिन जब वही कुछ आत्माएं शरीर पाकर अपने को बलवान समझ बैठी और वे जिस समाज में ढली उसी के अनुसार कार्य करने लगी, अच्छा बुरा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया और वही आज समाज में बुराई को जन्म देती हैं। यदि व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो यह समाज में गलत कृत्य नहीं होंगे। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप गुरुजन भी दोषी हैं, जो दूसरों को यह ज्ञान देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, बल्कि हमको सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। तब एक कनिष्क कहता है, तब तो पिताजी, हमें कुटिल को सुधरने का मौका भी देना चाहिए और साथ ही हमें भी संतुष्ट होना चाहिए। शैवीर हंसते हुए कहते हैं, मान लो हम कुटिल से युद्ध नहीं करते तो क्या वो सुधर जाएगा? क्या वो आगे से किसी राज्य का धन नहीं छीनेगा? अगर आज उसे छोड़ दिया गया तो वह फिर किसी अन्य राज्य को लूटेगा, नरसंहार करेगा। धन हम फिर कमा लेंगे, लेकिन खड़े होकर पाप को देखना भी पाप है। इसलिए धर्म की रक्षा में पड़ने वाली बाधा को दूर करना चाहिए। धर्मवीर को युद्ध से नहीं डरना चाहिए, डर तो इन जैसे पापियों को होना चाहिए। कनिष्क कहता है, पिताजी, मैं समझ गया। वर्षा भी सूखे को दूर करने के लिए होती है, लेकिन वर्षा कहीं कहीं बाढ़ भी बन जाती है। अच्छा पिताजी, आज्ञा दें। आज से 3 दिनों बाद युद्ध प्रारंभ होना है और आप भी अपना ख्याल रखिए। माताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी मां शिवांगी पीछे से आती हैं। बेटा, कहीं नहीं, मैं तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों के पास गई थी और उन्हें अच्छी बात समझा रही थी। कनिष्क कहता है, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। आप पिताजी का ध्यान रखें। कनिष्क अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। मित्रों, देववाणी चैनल के साथ बने रहें और कथा का आनंद लेते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें। कनिष्क पिता और माता का आशीर्वाद लेकर जयचंद्र के कक्ष में मिलने चला जाता है। जयचंद्र को जैसे ही आहट होती है किसी के आने की, जयचंद्र अपने बिस्तर से उठ खड़े होते हैं। कनिष्क कक्ष में प्रवेश करते हैं और जयचंद्र से कहते हैं, और कैसे हो सेनापति? आज से तुमको सेना का कार्यभार संभालना है, तैयार हो जाओ। तभी बलराम कनिष्क को ढूंढते हुए कक्ष में आ पहुंचते हैं और कनिष्क को
बलराम अपने कक्ष में ले जाकर दो गुप्त सूचना बताते हैं कि राजा कुटिल ने एक विशाल सेना का निर्माण कर लिया है और कुटिल ने कई राज्यों से सहयोग मांगा है, लेकिन किसी भी राज्य की हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारे राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़े। और कोई हमारी जानकारी उस राज्य तक पहुंचा रहा है कि हमारे राज्य के पास कितनी सेना है और युद्ध किस दिशा की ओर से किया जाएगा। कनिष्क कहते हैं, अब तीसरे दिन युद्ध होना है, इसलिए किस पर संदेह किया जाए। इसलिए आप एक काम करें, युद्ध में मैं, बड़े भैया सोन और महेश्वर जा रहे हैं। आप यहीं रहकर पिताजी और माताजी की रक्षा कीजिए। मुझे यकीन है आपके होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बलराम बोला, लेकिन युद्ध में तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। कुटिल बहुत ही धूर्त राजा है। उसने अब तक जितने भी युद्ध किए हैं सब छल कपट से ही जीते हैं, और आपके पिताजी भी नहीं मानेंगे। कनिष्क बोला, क्या आपको अपने कनिष्क पर विश्वास नहीं है? और मेरे पास एक युक्ति है, आप परेशान ना हो, पिताजी को भी मैं मना लूंगा। इतना कहकर कनिष्क अपने भाइयों के पास जाता है। दोनों बड़े भाई आपस में कुछ वार्ता कर रहे होते हैं। तभी कनिष्क पहुंचता है कक्ष में। कनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दोनों बड़े भाई लोग युद्ध के लिए क्या युक्ति बना रहे हैं? सोन कहते हैं, यही कि कुटिल से कैसे सामना किया जाए। उसके पास करीब 3 लाख की सेना हो गई है और हमारे पास करीब 2 लाख से कुछ कम। तभी महेश्वर कहता है, क्यों न एक काम किया जाए, हम कुटिल पर तीनों दिशाओं से हमला करें। सोन कहता है, यह सही रहेगा, इसमें वो घबरा भी जाएगा और जीत हमारी होगी। कनिष्क कहता है, बिल्कुल सही है। तीनों भाई अपनी अपनी सेना को तैयार करने में लग जाते हैं। कनिष्क अपनी सेना की टुकड़ी में 50,000 सैनिक रखता है, जबकि सोन और महेश्वर 50,000 सेनाओं की टुकड़ी रखते हैं। बाकी की लगभग सेना राज्य की सुरक्षा में राज्य में रहने देता है। बलराम कनिष्क की सेना और जयचंद्र को युद्ध का ज्ञान देते हैं कि यदि राजा युद्ध में अगर विरोधी सैनिकों के बीच फंस जाए तो सेनापति का क्या धर्म है। सेना को राजा की रक्षा में तुरंत आगे ढाल बनकर जाने का आदेश दे। 2 दिनों की शिक्षा के बाद जयचंद्र सेनापति के दायित्वों को कैसे निभाएगा समझ चुका है। इधर कनिष्क की पत्नी राजकुमारी रूपाली के मन में समुद्र की लहरों की भांति हजारों भावनाओं में गोते लगा रही हैं। रूपाली को नहीं पता इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, लेकिन मन ही मन रो रही है। अपने पिता को युद्ध में जाता देखकर एक तरफ मन कर रहा है अपने पति को रोक ले, वहीं दूसरी ओर राजधर्म के पालन में बंधी है। रूपाली पहले ही पिता को खोकर गम में डूबी है, अब किसी तरह निकल पाई है तो अपने पति को लेकर चिंतित है। कनिष्क उसके मन की व्याकुलता को समझ रहा है, लेकिन चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा। आज युद्ध की घड़ी का समय आ गया है। तीनों पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। राजा को सूचना मिलती है कि तीनों उनके पुत्र युद्ध के लिए जा रहे हैं। राजा शैवीर और उनकी पत्नी रानी शिवांगी तीनों पुत्रों का तिलक करती हैं और जीत का आशीर्वाद देती हैं। तभी पिता अपने पुत्रों से कहता है, बेटा, यह युद्ध मान सम्मान के साथ साथ राज्य की भी भलाई के लिए है। मुझे नहीं पता इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन यदि तुम तीनों वीरता से युद्ध लड़ोगे तो अवश्य ही जीत सत्य की ही होगी। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, वरना मैं भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ चलता। बेटा कनिष्क कहता है, जिस राजा के 3 जवान पुत्र हों उस राजा को युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता। हम तीनों भाई ही सक्षम हैं। आप बस अपना ख्याल रखें, हम जल्द ही विजय पताका लहराते हुए आएंगे। तीनों पुत्र राजमहल से निकलकर राजपथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर रूपाली की भीगी आंखें अपने पति को देखती रहती हैं। एक तरफ मां और पिता, जिनकी आंखें भी गम में डूबी हैं। तीनों राजकुमारों की सेनाएं नागसेन राज्य की ओर चल पड़ती हैं। नागसेन राज्य के द्वार पर पहुंचकर तीनों राजकुमार आपस में बात करते हैं। कनिष्क बोला, भैया, आप किस तरफ से आक्रमण करेंगे? सोन बोला, कनिष्क, मैं मुख्य द्वार की ओर से
आक्रमण करूंगा। महेश्वर बोला, मैं उत्तर से। कनिष्क बोला, ठीक है, मैं दक्षिण को जाता हूं। साथ में सोन सभी से यह कहता है, मान लो हो सकता है राजा कुटिल अपनी समस्त सेना एक ही दिशा की ओर भेज दे, इसलिए सभी लोगों को तैयार रहना होगा। और यदि कुटिल मुख्य द्वार की ओर अपनी समस्त सेना को भेजता है तो हम सभी को बाकी के दोनों दिशाओं से आक्रमण कर देना होगा, तभी हम उससे जीत सकेंगे। कनिष्क कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही कहने वाला था। इसलिए हम तीनों की सेनाएं कितनी दूरी पर होनी चाहिए कि हम उन्हें देख सकें और साथ ही यह भी नजर रख सकें कि कुटिल की समस्त सेना किस ओर आ रही है। कनिष्क और सोन दोनों दिशाओं की ओर चल पड़ते हैं। महेश्वर मुख्य द्वार पर खड़ा हो जाता है। इधर कुटिल को समस्त जानकारियां मिल जाती हैं और वह भी युद्ध के लिए तैयार है। कलिंग यह बात जानता है कि तीनों भाइयों में सबसे अधिक बलवान कनिष्क है, इसलिए अपनी 1.5 लाख सेना कनिष्क की ओर भेज देता है। बाकी की 1 लाख सेना सोन की तरफ भेज देता है। बाकी की 50,000 अपने राज्य की सुरक्षा के लिए छोड़ देता है। एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना को देखकर कनिष्क की सेना घबरा जाती है। तभी जयचंद्र कनिष्क से कहता है, महाराज, आधी सेना तो हमारी ओर ही चली आ रही है। कनिष्क कहता है, घबराओ नहीं और अपनी आधी सेना को जल्दी ही एक चक्रव्यूह बनाने का आदेश दो और इसके बीच में तुम कनिष्क बनकर रथ पर सवार हो जाओ। मैं चक्रव्यूह के दाईं ओर खड़ा रहता हूं और करीब 10-10 हजार महारथी चक्रव्यूह के दाएं बाएं ओर रहेंगे। मुझे पता है जयचंद्र, तुम एक महान व्यक्ति हो, तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कनिष्क ही बने रहना, कोई तुम्हें पहचान ना पाए। जैसी आज्ञा, जयचंद्र कहता है। इधर कुटिल की 1.5 लाख सेना, जिसका नेतृत्व खुद कुटिल कर रहा है, आ रहा होता है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तभी कुटिल कहता है, हे कनिष्क, तुम्हें तो मैं एक बहुत वीर समझता था, लेकिन तुम तो कायर की भांति एक चक्रव्यूह बनाकर उसके बीचों बीच खड़े हो। तभी जयचंद्र, जो कनिष्क का रूप धरे है, अपने बाण से एक तीर कुटिल की ओर छोड़ता है और साथ में कहता है, वीर बहस नहीं करते। कुटिल कहता है, तुम्हें मुझे मारने के लिए सामने आना होगा। इतनी दूर से तुम्हारा तीर मेरे रथ के करीब भी नहीं आ सकता और तुम मुझे मारने आए हो। और जोरों से हंसने लगता है। तभी कुटिल कनिष्क यानी जयचंद्र से कहता है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा और साथ ही तुम्हारा राज्य भी वापस कर दूंगा। कनिष्क यानी जयचंद्र कहता है, लगता है तुम कायर हो, जो कायरता वाली बात कर रहे हो। अगर वीर हो तो युद्ध लड़ो, बहस नहीं। यह तो सर्वविदित है कि तुमने किस कायरता पूर्व चंदेरी राज्य पर आक्रमण किया। कुटिल यह बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी सेना की मजबूत टुकड़ी के साथ चक्रव्यूह की ओर बढ़ता है। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों की सेनाएं अपने पराक्रम को दिखाती हैं। कनिष्क की सेना का हर एक वीर कुटिल की सेना के 2-2 सैनिकों से मुकाबला करता है। चक्रव्यूह को भेदते हुए कुटिल कनिष्क यानी जयचंद्र की ओर बढ़ जाता है। कनिष्क भी वीरों की भांति तीरों पर तीर छोड़ता जा रहा है। तभी राजकुमार कनिष्क सेना की एक टुकड़ी लेकर चक्रव्यूह में कुटिल के पीछे की ओर से तीरों की वर्षा उनकी सेना पर करते हुए कुटिल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही कुटिल चक्रव्यूह के अंदर हो जाता है, कनिष्क भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। वैसे वैसे ही सेना चक्रव्यूह का मुख बंद करती जाती है और कुछ ही समय में कुटिल के पीछे की आधी सेना को ध्वस्त कर देती है। कुटिल नजारा पीछे का देखकर घबरा जाता है और वह आगे से जयचंद्र और पीछे से कनिष्क से घिर जाता है। कुटिल जब तक जयचंद्र तक पहुंच पाता, कनिष्क कुटिल की ओर बढ़ जाता। तभी जयचंद्र कुटिल को कब्जे में ले लेता है। अब कुटिल का जान बचाकर भागना भी भारी है। कुटिल की रक्षा में जितनी भी सेना की टुकड़ी थी, मारी जाती है। कुटिल के बंदी होते ही समस्त सेना आत्मसमर्पण कर देती है। तब ही डरा हुआ जयचंद्र कहता है,
मेरे साथ छल हुआ है। कनिष्क कहता है, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसमें तुम्हारी गलती है। इसमें कौन सा छल मैंने किया? छल तो तुमने किया है जो अपने पिता समान चाचा को मारकर गद्दी पाली। इधर सोन की सेना कुटिल की 1 लाख सेना से लोहा ले रही थी। सोन ने बड़े पराक्रम से युद्ध लड़ा और कुटिल की 1 लाख सेना को पराजित कर दिया और उसके सेनापति को भी बंदी बना लिया। सोन को सूचना मिल जाती है कि कनिष्क ने कुटिल को बंदी बना लिया है। तभी सोन अपनी सेना लेकर कुटिल के राजमहल के मुख्य द्वार पर महेश्वर के पास पहुंचता है। सोन महेश्वर से कहता है, तुम कैसे हो भाई? तुम तो कायरों की भांति अपनी सेना लिए यहीं खड़े रहे। यह तो कहो कनिष्क ने बड़ी वीरता से युद्ध जीत लिया, नहीं तो आज हम तीनों भाई हार का सामना करते और कुटिल हम तीनों भाइयों को बंदी बना लेता। तुम्हें क्या हो गया है जो तुमने अपनी तलवार निकालना भी उचित नहीं समझा? तभी महेश्वर अपने रथ से उतरकर सोन के पास जाता है और अकेले में बात करता है। महेश्वर बोला, भैया इस युद्ध से जीत किसे मिली है? वापस राज्य पहुंचकर कनिष्क की जय जयकार होगी। पूरा राज्य कनिष्क को ही चाहता है। हम दोनों बड़े भाई हैं, सिंहासन आपको मिलना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कनिष्क हमें आदेश दे? सोन बोला, नहीं मेरे भाई महेश्वर, कनिष्क हमारा भाई है। उसके लिए तुम्हारे मुख से यह बात शोभनीय नहीं। और राज्य का राजा कोई भी बने, हमें उससे क्या लेना देना। राजा की उम्र नहीं देखी जाती। पिताजी हमसे क्रोधित भी हैं जो हमने कायरता का कार्य किया था, इसलिए उन्होंने कनिष्क को राजा बनाने का आदेश दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कनिष्क राजगद्दी पर बैठ जाएगा? यह तुम्हारी भूल है। उसे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए वो एक मर्यादा पुरुष है। वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसके पिता और भाइयों के मान सम्मान को चोट लगे। महेश्वर बोला, भैया अगर कनिष्क को भी राजगद्दी से प्रेम हो गया तो क्या करोगे? तब आपका मान सम्मान कहां जाएगा? इसलिए इन बातों पर ध्यान मत दो। यह सोचो कि कैसे कुटिल को कनिष्क के चक्रव्यूह से बचाया जाए, क्योंकि एक वही है जो हमें राजगद्दी दिला सकता है। सोन गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, मूर्ख, तेरे जैसा भाई होने से अच्छा है किसी को भाई ना हो। तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात कहां से आ गई? मैं सोचता था तो मुझसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए मेरा साथ देता है, लेकिन तू तो जहरीला सांप निकला। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई के बारे में ऐसा सोचते हुए, जिसके साथ तूने अपना बचपन बिताया? जिस माँ की तुम औलाद हो वही उस माँ की भी है। पिताजी पर क्या बीतेगा कि तुमने एक राज्य के लिए अपने छोटे भाई का वध कर दिया। जा दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं यह भूल जाऊंगा तो मेरा भाई है और तेरा भी यहीं वध कर दूंगा। तभी कनिष्क सेना के साथ मुख्य द्वार पर पहुंचता है। अपने भाई सोन से कहता है, भैया आपने तो कमाल ही कर दिया। तभी सोन कहता है, सबसे बड़ी वीरता तो तुमने दिखाई है, जिसने 3 गुनी सेना को हरा दिया। असली जीत के हकदार तो तुम हो मेरे प्रिय अनुज। आज महेश्वर ने जो कायरता कार्य किया है, आज हम सब शर्मिंदा हैं। अपने भाइयों को अकेला लड़ता देख मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी कनिष्क कहता है, भैया महेश्वर जानते हैं उनका अनुज किसी से हार नहीं सकता, इसलिए वो युद्ध देखते रहे। क्यों भैया, मैं सही कह रहा हूं? तभी महेश्वर रोते हुए कनिष्क के चरणों में पड़ जाता है। तुरंत कनिष्क अपने भाई को उठाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई? महेश्वर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुटिल की बातों में पड़कर इतना निर्लज कार्य कर बैठा। मुझे तो भगवान भी ना क्षमा करते अगर मैं कुटिल की बात मानकर तुमको मार देता। मैं राज्य के लालच में पड़ गया, मुझे माफ कर दो मेरे दोनों भाई। सोन मुंह घुमा लेता है। तभी कनिष्क कहता है, भैया यह राज्य तो आप ही का है, मैं तो आजाद रहना चाहता हूं। युद्ध की तैयारी में पड़कर मैं भूल गया। मैं तो पहले ही कहने वाला था कि यह राज्य आप दोनों ही संभालना। मुझे राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार खुश रहे, मेरे राज्य में खुशहाली आए। बाकी मुझे किसी के धन दौलत की कोई लालसा नहीं। अगर कुछ चाहिए तो आप लोगों का प्रेम।
तभी महेश्वर कनिष्क को सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसा भाई मिल गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तभी सोन भी दोनों भाइयों को अपने गले लगा लेता है। तभी जयचंद्र कहता है, आप तीनों भाइयों का प्रेम देखकर मन प्रफुल्लित हो गया और मेरी आंख भी भर आई। इधर कुटिल अपने को बेड़ियों से आजाद करा लेता है और एक तीर कनिष्क की ओर चला देता है। महेश्वर तीर को आता देखकर अपने दोनों भाइयों को धक्का दे देता है और वह तीर सीधा जाकर महेश्वर के कंधे पर जा लगता है। तभी जयचंद्र कूदता हुआ अगले ही पल अपनी तलवार से कुटिल का सर धड़ से अलग कर देता है। कनिष्क महेश्वर के तीर को कंधे से निकाल देता है और उपचार कर पट्टी बांध देता है। तभी कुटिल के राजमहल से एक औरत दौड़ी चली आ रही है और सीधे कुटिल की ओर पहुंचती है। तभी राजकुमार सोन से कहती है, तुम तीनों ने मेरे पति को मार दिया है, तुम तीनों को भी मरना होगा। मेरे बेटे तुमसे जरूर बदला लेंगे। राजकुमार सोन कहते हैं, अधर्म तो आपके पति ने किया था, इसलिए हमने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन इस कुटिल ने कभी सत्य और धर्म की चिंता नहीं की, इसलिए वध करना पड़ा। हे माता समान स्त्री, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सत्य को पहचानो। इतना कहकर कनिष्क, महेश्वर और सोन अपने राज्य के धन को वापस ले जाते हैं। पिता और माता अपने तीनों पुत्रों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पिता शैवेर कहते हैं, बेटा महेश्वर को क्या हो गया? महेश्वर कहता है, कुछ नहीं पिताजी, युद्ध में हल्की फुल्की चोट तो लगती ही है। इधर रूपाली अपने पति की याद में आंखें लगाए बैठी होती है और जैसे ही कनिष्क को देखती है बहुत खुश हो जाती है। राज्य में आज गरीबों को राशन और धन वितरित किया जाता है। तभी शैवेर अपने मित्र और सेनापति बलराम की दोनों पुत्रियों से सोन और महेश्वर के विवाह की घोषणा कर देते हैं, जो आज से 20 दिन बाद होनी है। तभी कनिष्क पिता से बात करता है कि राज्य का कार्यभार दोनों बड़े भाइयों को ही सौंप दे, अभी मैं आजाद रहना चाहता हूं। और पिता मान जाते हैं। कनिष्क अपने कक्ष में चले जाते हैं जहां रूपाली बैठी होती है। रूपाली कनिष्क की ओर देखते हुए कहती है, आपको कोई चोट तो नहीं आई? कनिष्क कहता है, जहां तुम्हारे जैसी इतनी प्यार करने वाली पत्नी हो उसे क्या होगा? रूपाली कहती है, कोई बात बनाना तो आपसे सीखे। कनिष्क कहता है, अच्छा शाम हो गई है, मैंने तो भोजन ग्रहण कर लिया है, जाओ तुम भी खा लो, मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूपाली भोजन के लिए चली जाती है। तभी सोन और महेश्वर आ जाते हैं। कनिष्क कहता है, क्या हुआ भैया, कोई काम? मुझे बुला लिया होता। तभी सोन कहता है, कनिष्क तुम राज्य संभालो, हमें राजगद्दी नहीं चाहिए। कनिष्क कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं भैया, हम तीनों पुत्रों में सबसे बड़े आप ही हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजगद्दी आप संभालें, मुझे पाप का भागीदार ना बनने दें। कनिष्क की जिद के आगे महेश्वर और सोन को झुकना पड़ता है और यही दोनों राज्य का कार्यभार संभालते हैं। और कुछ ही समय के बाद विवाह की शुभ घड़ी आ जाती है। सोन और महेश्वर का विवाह बलराम की बड़ी पुत्री मोनिका और प्रेमा से होता है। आज रूपाली भी बहुत सज संवर कर दुल्हन जैसी लग रही है। कनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, जी कर रहा है तुमको देखता रहूं। रूपाली शर्माते हुए कहती है, इधर नहीं, अपने भाइयों को देखो। कनिष्क कहता है, मैं तो तुम्हारी तरफ ही देखूंगा। रूपाली बिल्कुल गंभीर होकर कहती है, वो देखो आपको पिताजी देख रहे हैं। तभी कनिष्क चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कहां कहां? और रूपाली हंसने लगती है। कनिष्क रूपाली को हंसता देख खुद भी हंस पड़ता है। शादी के 7 फेरों के बाद सोन और महेश्वर और उनकी पत्नियां माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं। एक दिन शाम का समय था। रूपाली की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसे काफी बेचैनी घबराहट हो रही थी। तभी कनिष्क रूपाली से कहता है, मित्रों कहानी के साथ बने रहें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये कथा का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों
आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।